गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज है संडे। क्या सर? संडे? अरे संडे मतलब फंडे। कुछ करना ही नहीं है सर। करना क्या है तो फिर बेटे आज क्लास को सुनना है ध्यान से, ठीक है? चलो ठीक है मेरे भाई। और बताएंगे सभी कैसे हैं? गुरुजी अच्छे हैं, बढ़िया हैं। देखो मेरे भाई, अभी तक क्या है, थोड़ा सा भी एक दो दिन से टाइम का मतलब मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, है ना। थोड़ा सा अभी भी देखो नेट की दिक्कत चल रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा क्या है, आगे पीछे हो रहा था। लेकिन आपकी क्लासें पूरी चलेंगी। पूरी का मतलब जितने दिन उतनी क्लासें, ठीक है। चलो रेगुलर अपनी एक क्लास देखते जाए, तुम तो और कुछ नहीं करना, तुम्हें रोज की डेली की एक क्लास देखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़े मेरे भाई। चलो आज देखो हम क्या कर रहे हैं। आज संडे है, मैंने तुम्हें कहा था कि आज मैं जो चौथा चैप्टर था मेरे भाई, उसके मैं एमसीक्यू लेके आऊंगा। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय मतलब गुरुजी बहु के विकल्प? अरे बहु के विकल्प नहीं है नालायको। मतलब बहु का मतलब है एक से ज्यादा विकल्प होंगे उसमें, है ना। इसमें से तुम्हें चूज करना होता है, चुनना होता है, मतलब ठीक देखना पड़ता है कि कौन सी चीज है कौन सी नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अब बताएंगे सभी कैसे हैं। और मैं स्टार्ट करने की सोच क्लास को, तो आप बताएंगे क्या स्टार्ट किया जाए? हाँ सर स्टार्ट किया जाए मेरे भाई। गर्मी पड़ रही है, पसीने एकदम नंबर 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज संडे है तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई आज की क्लास। कार्बन और उसके यौगिक, मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर 4। 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू है मेरे भाई, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो मेरे भाई मैंने तुम्हें बताया था कि कार्बन की संयोजकता सर 4 होती है। सर कैसे पता करेंगे मेरे भाई? कार्बन का जो परमाणु क्रमांक था, देखो मेरे भाई कार्बन का जो परमाणु क्रमांक था वो था 6। कितना था कार्बन का परमाणु क्रमांक? ध्यान से सुन लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है मेरे भाई, कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है मेरे भाई 6, ठीक है। संयोजकता कितनी होती है? तो मेरे भाई हम देखते हैं, क्या देखते हैं सर? हम देखते हैं मेरे भाई कि पहले में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं के एल एम एन कोश, के एल एम और एन कोश, ठीक है। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, क्योंकि वो अष्टक पूरा करना होता है। अपनी स्थायित्व को रखने के लिए वो क्या करता है, 8 की संयोजकता रखता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो मेरे भाई 6 में से के कोश में भरे जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और एल कोश में भरे जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। सर 4 ही क्यों? आपने तो बोली 8। अरे मेरे भाई जब इसके पास 8 है ही नहीं तो भरोगे कहां से? तो भाई 2 भर दिए और 4 भर दिए तो कितने हो गए? 6। सर इसमें देखो, इसको 8 चाहिए थे लेकिन इसके पास तो कितने हैं भाई मेरे भाई? इसके पास तो 4 है, तो कितने की जरूरत है? 4 की। मतलब साझेदारी कितने की करनी पड़ेगी? 4 की साझेदारी, तो इसको बोलते हैं संयोजकता। 4 को ही क्या बोलते हैं? संयोजकता। कितने की साझेदारी करनी पड़ रही है? 4 की। तो कार्बन की संयोजकता तो होती है 4, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, और इनमें जो के एल एम एन कोश होते हैं उनकी तब इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2 और 4, 2 और 4। कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब प्रश्न का जवाब देंगे, देखेंगे मेरे। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है क्या? नहीं सर। 2 नहीं, 3 नहीं, 4, हाँ सर 4। तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। देखो तुमने कल बोला था कि गुरुजी हमको जो उत्तर है वो साथ में लेके आना, तो मैंने उत्तर भी साथ में दिए हैं, ठीक है। बताएंगे, ठीक है मेरे भाई। पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँ। देखो कार्बन किस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है मेरे भाई? बताओ कार्बन किस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है? तो मैंने तुम्हें बताया था कि कार्बन जो होता है वो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन बना सहसंयोजी आबंध बनाता है। कौन सा आबंध बनाता है मेरे भाई? सहसंयोजी आबंध बनाता है। गुरुजी आपने बताया तो था सहसंयोजी आबंध। मेरे भाई सहसंयोजी आबंध को ही पढ़ना है, सहसंयोजी आबंध को ही पढ़ना है। मेरे भाई इसमें इसी तरीके से दिख रहा है ना? सही, बड़ा भी दिख रहा है इस तरीके से। तो कितना है मेरे भाई? सहसंयोजी आबंध की संख्या देखेंगे कि सहसंयोजी आबंध, मैंने तुम्हें बताया था सहसंयोजी आबंध मेरे भाई। इसमें देखेंगे कार्बन किस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है। तो कार्बन क्या आयनिक यौगिकों का निर्माण करता है क्या? तुम बोलोगे नहीं सर कार्बन आयनिक यौगिकों का निर्माण नहीं करता। कार्बन आयनिक यौगिकों का निर्माण नहीं करता, कार्बन आयनिक यौगिकों का निर्माण नहीं करता। धात्विक का करता है क्या? नहीं सर। उपरोक्त सभी? नहीं सर। जब ये उपरोक्त सभी तो तब आएगा जब ये दोनों ही हो जाते, तो अब ये दोनों ही नहीं है मेरे भाई, तो कौन सा बचेगा? सहसंयोजी। कौन सा बचेगा? सहसंयोजी बचेगा। तो मेरे भाई कार्बन किस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है? तो ध्यान से देख लेंगे मेरे भाई, जो कार्बन है वो सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करता है। बताएंगे सभी, कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को?
बताएंगे सभी। मैंने तुम्हें बताया था ना कि सहसंयोजी आबंध कैसे बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे क्या बनाते हैं, सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरे भाई, सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। ठीक है, चलो। देखो मेरे भाई, तो क्या आ जाएगा, सहसंयोजी कैसे बना रहे थे सर, नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था, ये सारे के सारे क्या बना रहे थे, सहसंयोजी आबंध बना रहे थे। ठीक है, तो बताओ इसमें से क्या आ जाएगा मेरे भाई, अब आ जाएगा सहसंयोजी, क्या आ जाएगा, सहसंयोजी आबंध। ठीक है, बताएंगे कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है तो वो बताएंगे मेरे भाई, बताएंगे सभी कि हाँ सर ये दिक्कत है, और ये वाली चीज अपन को समझ में नहीं है। लिखाया था भाई मैंने, एक एक चीज लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी, हाँ सर लिखवाई थी। चलो तो लिखवाई थी तो मेरे भाई अब बढ़ेंगे अपन आगे, कहाँ बढ़ेंगे, आगे। आगे बढ़ के अपन क्या देखेंगे मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कितने परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है, बताओ। हीरे में जो प्रत्येक कार्बन का परमाणु होता है अन्य कितने कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। तो मैंने जब हीरे की संरचना लिखवाई थी तो मैंने तुम्हें बताया था मेरे भाई, जो कार्बन की संरचना, जब मतलब हीरे की संरचना होती है, उसमें जो कार्बन का अणु होता है या कार्बन का जो परमाणु होता है, उससे 3 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। बताओ बताया था कि नहीं बताया था, 3 के साथ जुड़ा होता है या 4 के साथ, बताओ। सभी बताएंगे 3 के साथ या 4 के साथ, बताओ कितने परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ होता था, बताओ। 3 के साथ जुड़ता था क्या, अरे हीरे की संरचना अपन ने इस तरीके से तो बनाई थी मेरे भाई। देखो हीरे की संरचना सर आपने इस तरीके से बनाई थी, बताओ बनाई थी कि नहीं बनाई थी। इस तरीके से अपना ये था एक, ठीक है, इस तरीके से था, यहाँ पे ये कार्बन का परमाणु था, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ था कि नहीं था। तो अब बताओ, तो एक कार्बन का परमाणु अन्य कितने परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है, तो मेरे भाई ये मान लो ये कार्बन का परमाणु है, तो ये 1 2 3 और 4 परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो ध्यान से सुन लेंगे इस बात को समझ लेंगे अच्छे से गांठ बांध लेंगे कि मेरे भाई हीरे में जो संरचना, हीरे की जो संरचना होती है उसमें प्रत्येक परमाणु, ध्यान से समझेंगे कि हीरे की जो संरचना होती है उसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणु के साथ, सॉरी, अन्य 4 परमाणुओं के साथ क्या बनाता है, आबंध बनाता है मेरे भाई, इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। और ये हीरे की संरचना में मतलब इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉनों से जुड़ा होता है, इसलिए इसका आंसर होगा मेरे भाई 4। कितना होगा, 4 होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे। देखो आगे आता है मेरे भाई, अगला प्रश्न है अपना कि कार्बन किस तत्व के रूप में पाया जाता है। तो कार्बन बताएंगे, क्या कार्बन धातु के रूप में होता है क्या, क्या कार्बन धातु है क्या, नहीं सर कार्बन धातु नहीं है। अगर ये धातु होती तो विद्युत का चालन करती, चमकदार होती, तो ऐसा है क्या, नहीं सर। तो कैसा है मेरे भाई, तो ध्यान से समझेंगे कि धातु, ये जो कार्बन है वो धातु नहीं है, तो क्या है सर, उपधातु है क्या, नहीं मेरे भाई उपधातु नहीं है। तो क्या गैस है क्या, नहीं मेरे भाई कार्बन गैस भी नहीं है। तो क्या है सर, ये है अधातु, क्या है मेरे भाई, अधातु। ध्यान से समझ लेंगे, ये क्या है मेरे भाई, धातु नहीं है, अधातु है, उपधातु नहीं है, गैस नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने पास अधातु। आगे देखेंगे मेरे भाई, कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता क्या है। ध्यान से समझेंगे कि कार्बन जो परमाणु है उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, बताएंगे कितनी है। तो ध्यान से समझ लेंगे, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए लिए, इस तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे तुम्हें इतना ही समझना है अभी। तो कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है, इसको याद रख लेंगे, 2.5 होती है, 2.5 होती है सर, होती है मेरे भाई, 2.5 होती है, 2.5 होती है, 2.5 होती है। देखो 100 क्वेश्चन है मेरे भाई, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को अपन करेंगे एकदम तरीके से, ठीक है। कोई डरने वाली बात है नहीं, ये पैसे लेने लग जाता है, इसको पैसे, यार गरीब आदमी, तो वी डोंट गिव एनी पैसा। चलो मेरे भाई,
देखेंगे अब अपन, देखो कितनी ऋणात्मकता होती है मेरे भाई, 2.5 होती है। कितनी होती है? 2.5। ठीक है, तो कितना? 2.1 नहीं सर। 2.5 हाँ सर। 3 नहीं, 3.5 भी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे अपन क्या, आगे देखेंगे भाई, आगे देखेंगे हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है। ये प्रश्न सबसे ज्यादा बार और बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं। बताएंगे मेरे भाई, देखो ये प्रश्न सबसे बार बार पूछे जाने वाला है कि हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है। तो ध्यान से समझ लेंगे, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है। मैंने तुम्हें बता रखा है मेरे भाई, कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं क्रिस्टलीय और एक होते हैं अमोर्फस। ठीक है सर, फिर क्या आपने तो 2-3 आप मतलब ऐसे तो कार्बन के अपर रूप 3 होते हैं। हाँ बेटे, 10वीं क्लास के अनुसार तुम्हारे 10वीं की जो एनसीईआरटी है, 10वीं की जो किताब है, उसके अनुसार तुम्हारे जो कार्बन के अपर रूप है वो है मेरे भाई 3, जिसमें हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन दिया हुआ है। लेकिन मैं बेसिकली बता रहा हूं कि जो कार्बन है उसके परमाणु कितने, कार्बन जो होता है उसके अपर रूप जो होते हैं मेरे भाई, कौन कौन से होते हैं? ध्यान से सुनना, 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अमोर्फस। जब हम मतलब क्रिस्टलीय की बात करते हैं तो क्रिस्टलीय में 3 तरीके का आता है, जिसमें आता है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। लिखवाया हुआ है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो बताओ, क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन के है क्या? नहीं सर। हाइड्रोजन के? नहीं सर। क्लोरीन के? नहीं सर। तो किसके हैं मेरे भाई? कार्बन के। लिखवाया हुआ है ना, मैंने लिखवाया हुआ है ना, बताएंगे? हाँ सर लिखवाया हुआ है, लिखवाया हुआ है ना मेरे भाई। अरे लिखवाया हुआ है कि नहीं लिखवाया हुआ? लिखवाया हुआ है सर। चलो कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से एक एक प्रश्न। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ेंगे अपन। आगे देखेंगे, हीरे की कठोरता का कारण है। तो हीरा कठोर क्यों होता है ये ध्यान से समझेंगे भाई। क्या उसकी क्रिस्टलीय संरचना के कारण, या फिर परतदार संरचना के कारण, या इसका धात्विक बंध, या सभी? तो कौन सी संरचना के कारण? उसकी क्रिस्टलीय संरचना के कारण। हीरा कठोर क्यों होता है? हीरा कठोर होता है उसकी क्रिस्टलीय संरचना के कारण मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो, ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किस में किया जाता है बेटा? पेंसिल की नोक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? पेंसिल की नोक के रूप में। कटर के रूप में? नहीं सर। सजावट के रूप में? नहीं सर। खाद्य पदार्थ के रूप में? नहीं सर। सर कटर के रूप में किसको काम में लिया जाता है बेटा? हीरे को काम में लिया जाता है। जो कांच काटा जाता है वो हीरे से काटा जाता है, पेंसिल की नोक नहीं होगी। सजावट के रूप में किसको काम में लिया जाता है? सजावट के रूप में सर इनको तो काम में लिया नहीं जाता, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो वस्तुएं बनी होती है उनको हम सजावट के रूप में काम में लेते हैं। खाद्य पदार्थ के रूप में? नहीं सर। ठीक है, तो किसके रूप में बेटा? पेंसिल के रूप में। ग्रेफाइट की जो होती मतलब जो अपन रूल लेते हैं काम में, जो पेंसिल काम में लेते हैं, उसमें जो ये ग्रेफाइट के आगे की जो नोक होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। मतलब पेंसिल की जो नोक होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, मुलायम होता है, हल्के धूसर रंग का होता है। ये सारी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, और ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? षटकोणीय ज्यामिति होती है उसमें। कैसी होती है? षटकोणीय, मतलब कि षटकोण बनाता है। आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे, ग्रेफाइट में विद्युत चालकता होती है। तो बताओ क्यों होती है? तो हमको पता है सर कि ग्रेफाइट में विद्युत चालकता, और बेटा मैंने तुम्हें बता रखा है कि विद्युत चालकता उसी चीज में होगी जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो ध्यान से समझेंगे, इसमें धातु होते हैं क्या? नहीं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ सर ये वाली बात पता है हमको, ये वाली बात तो नहीं पता। नहीं पता क्या? पता ही होती ही नहीं है, तो पता कैसे होगी? गलत चीज तो पता नहीं है। तो क्या गैस है क्या? नहीं भाई, ये आयनिक बंध होते हैं। नहीं, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं इसमें? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसलिए ग्रेफाइट में क्या होती है? विद्युत चालकता होती है। ग्रेफाइट एक कार्बन का ऐसा अपरूप है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। आ गई बात समझ में? बताएंगे सभी, कोई दिक्कत इसमें किसको? सर कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो अभी कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी मैंने तुम्हें बताया था, जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था तो 2 था क्या, या 2 4 था? 2 थे, जो 2 6 था या फिर 2 8 था? तो तुम बोलोगे सर 2 और 4 था। हाँ, आपने बताया था अभी। हाँ बेटे मैंने बताया था। तो 2 नहीं होगा, 2.6 नहीं होगा, 2.8 नहीं होगा। सही उत्तर कौन सा होगा? 2 और 4, 2 और 4 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे देखेंगे मेरे भाई 11वां क्वेश्चन। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है मेरे भाई? सरल का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड वबल बॉन्ड नहीं, सीधा का सीधा सिंपल हो, कोई भी बाहर से कोई चीज नहीं हो। ठीक है, तो बताओ कौन सा है? ठीक है, तो बताओ। देखो एथेनॉल, एथेनॉल में तो OH जुड़ता है। ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से समझने का प्रयास करो। एथेनॉल में तो OH जुड़ता है, मतलब क्रियात्मक समूह जुड़ा है, तो सरल नहीं है।
एथीन डबल बॉन्ड लगेगा इसलिए नहीं है। ब्यूटेन या मीथेन, अब ब्यूटेन में क्यों नहीं है, क्योंकि ब्यूटेन में ज्यादा लंबी श्रृंखला होती है। मीथेन में क्या होता है, मीथेन में एक कार्बन होता है। तो सरल कौन सा हो गया मेरे भाई, ये मीथेन हो गया। कौन सा हो गया, मीथेन हो गया। ये वाला एथीन नहीं होगा, एथेनॉल नहीं होगा, या ब्यूटेन नहीं होगा। ठीक है, या तो आप कार्बन की संख्या से देखेंगे, या हम बॉन्ड के टाइप से देखेंगे बॉन्ड कौन सा है, या फिर क्रियात्मक समूह के आधार पर देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे मेरे भाई, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो संतृप्त मैंने बताया जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में जिनकिन में होता है, एल्केन में, एल्कीन में या एल्काइंस में। तो तुम बोलोगे सर सिंगल बॉन्ड तो एल्केन में होता है, और एल्केन जो होते हैं वही संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो बताओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं एल्केन्स, एल्काइंस, एल्केन और एल्काइंस या एस्टर्स। तो हमको पता है सर एल्केन्स ही कहलाते हैं, एल्केन्स कहलाते हैं। कौन कहलाएगा मेरे भाई, एल्केन्स कहलाएगा। एल्काइंस और एल्केन्स और ये वाली चीजें नहीं होंगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाए जाते हैं। बताओ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या पाए जाते हैं, तो ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस कौन से पाए जाते हैं, तो हम बोलेंगे सर इसमें एल्कीन्स और एल्काइंस पाए जाते हैं। और इनमें देखो एल्कीन में कितने बॉन्ड होते हैं, एल्कीन में 2 बॉन्ड होते हैं, एल्काइन में 3 बॉन्ड होते हैं, और एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। तो देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाए जाते हैं, केवल एक बंध पाया जाता है क्या, नहीं सर, वो तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है, एल्केन्स में पाया जाता है। यौगिक बंध नहीं पाए जाते, ये वाली बात गलत है। दोहरा या त्रिया बंध, हाँ दोहरा या तिहरा बंध। देखो ये शब्द ऐसे है जैसे वहां पे कंफ्यूजन ना हो कि सर आपने तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बताए थे, यहाँ पे तो दोहरा और तिहरा आ गया है। तो उस चीज को लेने के लिए मैंने इसमें इस तरीके से भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा आबंध आ जाएगा मेरे भाई, दोहरा या तिहरा आबंध आ जाएगा। आयनिक बंध होते नहीं है, क्योंकि कार्बन में तो सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं, यौगिक बंध हो गए नहीं, ये वाली बात गलत है। और केवल एक आबंध तो होता ही नहीं। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, आगे आता है अपने पास C2H4 का नाम क्या है। बताओ मेरे भाई, C2H4 एक सूत्र बताया था मैंने, क्या बताया था सर आपने, CnH2n। ठीक है, ये किसका था, ये एल्कीन का था। अगर ये एल्कीन का था मेरे भाई, तो यहाँ पे n का मान कितना रखो, 2 रखो। कि 2 किसका था, ये पहले तो ये बताओ, एल्कीन का था। किसका था, एल्कीन का। ठीक है, एल्कीन का सूत्र था, एल्कीन का सूत्र था, तो मतलब क्या लगेगा, ईन लगेगा मेरे भाई। क्या लगेगा, ईन लगेगा। क्या लगेगा, ईन लगेगा। दूसरी बात, C2 और H कितना हो गया मेरे भाई, 4 हो गया। C2 अगर H4 हो गया तो कार्बन 2 के लिए क्या लेते थे, मेथ और एथ। क्या लेते थे, एथ, एथ लेते थे, और पीछे क्या जुड़ेगा, ईन, ये बन जाएगा एथीन। मेरे भाई C2H4 जो नाम है वो एथीन है। क्या है मेरे भाई, एथीन है। बताओ कौन सा ऑप्शन है, ए एथेन, बी एथाइन, तीसरा है एथीन, और चौथा है एथेनॉल। तो कौन सा हो जाएगा, एथीन हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। बताएंगे सभी, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। C2H2 किस प्रकार का यौगिक है, C2H2 बताएंगे किस प्रकार का यौगिक है मेरे भाई, बताओ। C2H2, C2H2 किस प्रकार का यौगिक है, बताएंगे सभी, बताएंगे मेरे भाई। H2, हाँ बताओ C2H2 किस प्रकार का यौगिक है, बताएंगे सभी, बताएंगे C2H2 किस प्रकार का यौगिक है। देखो मेरे भाई, हमको सूत्र पता है क्या सर, आपने 3-4 चीजें सिखा रखी है हमको, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सूत्र CnH2n। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, CnH2n प्लस का 2, और नीचे आएंगे तो CnH2n माइनस का 2। ये वाली चीज सिखा रखी है मैंने तुम्हें, तुम बोलोगे हाँ सर आपने ये वाली चीज तो सिखा रखी है। चलो n का मान यहां पे देखेंगे, n का मान कितना है गुरुजी, यहां पे 2 है। कितना है, 2। कितना है मेरे भाई, 2। तो देखो मेरे भाई, यहां पे भी 2 आना चाहिए, यहां पे भी 2 आना चाहिए। अगर मैं इसमें 2 रखूंगा, देखो इसमें 2 रखूंगा तो 2, इसमें भी 2 रखूंगा n की जगह, तो 2 दूनी 4 और 2 6, तो ये तो बन जाएगा मेरे भाई C2H6। C2H6 ये बनाना था क्या हमको, नहीं सर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर C2, और 2 की जगह 200 गुणा करेंगे तो 4, तो C2H4 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे भाई C2H4। क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। अच्छा इसमें रख के देखते हैं, C2H, 2 दूनी 4 माइनस का 2, 4 में से 2 गए तो 2, ये बन जाएगा C2H2, C2H2। और ये क्या था अपने पास, एल्काइन था। क्या था, एल्काइन। एल्काइन का क्या बचता है, आइन। क्या बचता है मेरे भाई, आइन। ठीक है ना, क्या बचता था, आइन बचता था, दिख ही नहीं रहा। अच्छा इधर देख देता हूं, क्या बचता था मेरे भाई, आइन बचता था। ये था अपने पास एल्काइन, और एल्काइन का बचता था क्या हमारे पास, क्या बचता था बताओ,
एल्काइन का क्या बचता था, आइन बचता था गुरुजी, आइन बचता था, ये आयन बचता था। ठीक है, तो बताओ इसमें से अपन को ये देखना है मेरे भाई कि C2H2 किस प्रकार का यौगिक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्कोहल। तो हम बताएंगे गुरुजी तो एल्काइन का है। किसका है, एल्काइन का। कोई दिक्कत इसमें किसी को, बताएंगे सभी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे भाई मैंने सब कुछ किया कराया हुआ है, बाकी तुम्हारी इच्छा है। देखो तुम पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं बाकी नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। देखो कार्बन की किस विशेषता के से यह लंबी श्रृंखला बनाता है, तो मैंने बताया था कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, इसलिए किसका गुण का गुण है भाई, ये श्रृंखलन का गुण है, श्रृंखला निर्माण करने का गुण है, श्रृंखला बनाने का गुण है। तो विद्युत ऋणात्मकता का गुण है क्या, नहीं सर। संकरण का नहीं सर। संयोजकता का नहीं सर। श्रृंखला निर्माण, इसको मैंने कैटिनेशन भी बोला था, कैटिनेशन भी बोला था मेरे भाई। तो कैटिनेशन बोल दो चाहे श्रृंखलन बोल दो, बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बताओ आ गई बात समझ में यहां तक, कोई दिक्कत किसी को, बताएंगे सभी, कोई दिक्कत किसी को। गुरुजी आप बड़े दिख रहे हो, हाँ मेरे भाई बड़ा दिख रहा हूं आज मैं। चलो बेंजीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं बताओ, बेंजीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं बताओ। बेंजीन की संरचना बनवाई थी मैंने और साइक्लोहेक्सेन की संरचना बनवाई थी। तो बेंजीन और इनमें क्या क्या अंतर था सर, कार्बन की संख्या तो इनमें समान होती है, और वो कितनी होती थी बताओ, कितनी होती थी गुरुजी, 6 होती थी। कितनी होती थी बताओ, दिख रहा है ना, हाँ। कार्बन की संख्या कितनी होती थी गुरुजी, 4 नहीं होती थी, 5 नहीं होती थी, 7 नहीं होती थी, 6 होती थी। कैसे, मैंने इस तरीके से तुम्हें संरचना बना के दिखाई थी कार्बन की, तो सॉरी बेंजीन की। बताओ बताई थी कि नहीं बताई थी, ये देखो इस तरीके से बनाई थी मैंने, 2 4 6 कार्बन थे। ठीक है, इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन की संरचना तरीके से संरचना बना के दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी। तो कार्बन कितने थे इसमें, 6 थे सर। तो C6H6 तो बेंजीन था और C6H12 साइक्लोहेक्सेन था। कोई दिक्कत थी इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं थी सर। तो ये अपने बेंजीन की संरचना होती है। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। इस कार्बन कितने हैं मेरे भाई, 6 हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्बन की संख्या के लिए बनाया मेरे भाई, है ना। एथेनॉल में कौन सा कार्यात्मक समूह होता है, एथेनॉल, ओल का मतलब होता है एल्कोहल। मैंने बताया था लास्ट में ओल जुड़ेगा, ओल का मतलब एल्कोहल होगा। तो बताओ कौन सा होगा इसमें आंसर, बताओ एल्कोहल होगा सर। देखो जो चीजें समझ में नहीं आएगी वो मैं समझाने का प्रयास करूंगा। 100 प्रश्न है, अपन को थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि टाइम भाई अपन को थोड़ा सा ही मिल पाता है ना। समझेंगे इस चीज को आगे, और कोई दिक्कत वाली बात है तो बताएंगे। कोई चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट कर देना, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो देखो 22 मिनट हो गई है और अभी हम 18 क्वेश्चंस पे पड़े हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, स्पीड से लेंगे। ठीक है, सिरका में उपस्थित यौगिक है बताओ। सिरके की ऐसी तैसी, ऐसी तैसी का मतलब मैंने तुम्हें बताया था एसिटिक अम्ल है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी, आ जाएगा आंसर। अब बताओ आइसोमरिज्म का अर्थ है, आइसोमरिज्म मतलब समावयवता, इसको बोलते हैं समावयवता। तो ये देखो अब मैंने क्यों लिया है, क्योंकि तुम्हें हिंदी हिंदी का पता है, इस तरीके से पूछ लिया तो तुम्हारी अलग हालत खराब है। तो देखो क्या होता है कि समान तो अणुसूत्र होता है लेकिन संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई समावयवता। यही तो थी कि सर इनका अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन इनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है, इसी को ही हम समावयवता कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं, इसी को समावयवता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 21वां क्वेश्चन, साबुन का निर्माण किसकी अभिक्रिया से होता है। तो साबुन कहाँ चला जाता था, साबुन किसकी अभिक्रिया से होता था बताओ, साबुन का निर्माण साबुनीकरण से होता था गुरुजी। अब देखो बताओ, जल अपघटन से होता था क्या, नहीं। अपचयन से नहीं, ऑक्सीकरण से नहीं, तो किससे होता था मेरे भाई, ये होता था साबुनीकरण से। किससे होता था, साबुनीकरण से। साबुन का निर्माण किसकी अभिक्रिया से होता था, तो हम बताएंगे कि साबुन का जो निर्माण है वो साबुनीकरण से होता है। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, साबुनीकरण में क्या उत्पन्न होता है, तो बताओ क्या उत्पन्न होता है, केवल साबुन, ग्लिसरॉल और साबुन, केवल ग्लिसरॉल या अम्ल, बताओ। तो ध्यान से सुन लेंगे कि जब भी साबुनीकरण की अभिक्रिया हो रही थी, साबुनीकरण की जो प्रक्रिया हो रही थी उसमें ग्लिसरॉल भी बन रहा था और साबुन भी बन रहा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी, साबुन। केवल साबुन नहीं, केवल ग्लिसरॉल नहीं, अम्ल तो बनता ही नहीं है, तो बनेगा ग्लिसरॉल और साबुन। आगे देखेंगे मेरे भाई, एसिटिक अम्ल का सूत्र बताओ क्या था, एसिटिक अम्ल का सूत्र था सर, बताओ क्या था एसिटिक अम्ल का सूत्र, C2H5OH था क्या, C2H6 CH3COOH, बताओ क्या था। तो हाँ सर, एसिटिक अम्ल का जो सूत्र था वो था CH3COOH था। क्या था, CH3COOH था। ठीक है मेरे भाई, बताएंगे कोई दिक्कत किसी को, कोई समझ में नहीं आ रहा तो कोई चीज बताएंगे, बताएंगे सभी, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो बताएंगे मेरे भाई। आगे समझ में यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र देखो, एथेनॉल है तो
ओल लगा है, एथेन तो है ही, तो एथेन कब आएगा जब कार्बन की संख्या 2 होगी, पहली बात तो मेथ एथ है ना, लास्ट में ओल लग रहा है मतलब OH है, तो 2 कार्बन होने चाहिए और OH जुड़ा होना चाहिए। क्या इसमें है क्या? नहीं सर। इसमें है क्या? नहीं सर। और देख लेते हैं, अपने पास 2 ऑप्शन हो रहे हैं, ये रहे सर। इसमें तो दोनों में ही क्या है, हमारे पास 2 कार्बन है। OH जुड़ रहा है कि इसमें नहीं जुड़ रहा, तो किसमें जुड़ रहा है? इसमें। ऑप्शन सही। बताओ, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। H5O बताओ, एथेनॉल है। चलो, एथेनॉल को क्या बोलते हैं और बताओ, एथेनॉल को क्या बोलते हैं? अल्कोहल भी बोलते हैं बेटा, है ना। अल्कोहल को अम्ल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताओ क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण के द्वारा बदला जाता है। किसके द्वारा बदला जाता है मेरे भाई? ऑक्सीकरण के द्वारा बदला जाता है। तो इसके लिए ध्यान रखेंगे, संयोजन नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण। ठीक है। अल्कोहल को अम्ल में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते थे? ऑक्सीकरण कहते थे। क्या कहते थे मेरे भाई? ऑक्सीकरण कहते थे। एसिटिक अम्ल का पीएच मान लगभग होता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का मैंने बताया था तुम्हें। एसिटिक अम्ल का मतलब क्या होता है बताओ? एसिटिक अम्ल का मतलब होता है सिरका, क्योंकि सिरके में क्या पाया जाता है? एसिड। और एसिटिक का मतलब भी मैंने बताया था कि 4 अक्षर का है, इसलिए इसकी पीएच मान भी कितना होगा? 4 होगा। बताया था नहीं बताया था दूसरे चैप्टर में? हाँ सर बताया था। एस्टर की गंध कैसी होती है? एस्टर देखो मीठे फलों की जैसी होती है, मैंने तुम्हें बताया था एस्टर मीठे गंध काम आता है। ठीक है, मीठे पेय पदार्थों में काम आता है। तो किसकी कैसी होगी इसकी भाई? एस्टर की गंध होगी जो कैसी होगी? मीठी होगी, फलों जैसी होगी। बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को? तेजाब जैसी नहीं, धात्विक नहीं, ये नहीं होंगी मेरे भाई। आगे देखते हैं, एस्टर किससे प्राप्त होता है? तो मेरे भाई एस्टर की प्रक्रिया में मैंने तुम्हें बताया था कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया जब हम कार्बोनिक अम्ल के साथ करवाते हैं, अल्कोहल की अभिक्रिया जब कार्बोनिक अम्ल के साथ करवाते हैं, तो इस प्रकार हुई अभिक्रिया से परस्पर हमें क्या मिलता है? एस्टर का निर्माण होता है। तो अल्कोहल अम्ल और क्षार से तो क्या बनता है मेरे भाई? लवण और जल बनता है। और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। धातु और अम्ल से क्या बनता है मेरे भाई? हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। पानी और साबुन से कुछ भी नहीं बनता, इससे ओनली मिसेल बनता है मेरे भाई। क्या बनता है? मिसेल बनता है। ठीक है। और अब ये बचा है अल्कोहल और कार्बोनिक अम्ल, तो इससे बनता है मेरे भाई, क्या बनता है? एस्टर बनता है। और एस्टर की गंध कैसी होती है? मीठे फलों जैसी होती है। बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं। एस्टर की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? एस्टर की प्रक्रिया को हम कहते हैं एस्टरीकरण। क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा सही। जल अपघटन नहीं कहते, अपचयन नहीं कहते, साबुनीकरण भी नहीं कहते। देखो मेरे भाई, एस्टर को जल अपघटित करने पर क्या प्राप्त होता है? जब एस्टर को जल अपघटित किया जाता है तो अल्कोहल और क्या प्राप्त होता है? बताओ, अल्कोहल और अम्ल प्राप्त होता है। तो क्या होता है? अल्कोहल और अम्ल प्राप्त होता है मेरे भाई। ठीक है, अल्कोहल और अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो एस्टर को जब क्या किया जाएगा मेरे भाई? जल अपघटित किया जाएगा, इसको जल अपघटन किया जाएगा, तो हमको अल्कोहल और क्या मिलेगा? अम्ल मिलेगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। साबुन किस पर अच्छे से झाग नहीं बनाता? तो बताओ किस पर झाग नहीं बनाता? नरम जल पर। नरम जल को मृदु जल भी बोलते हैं। आसुत जल पर, कठोर जल पर, वर्षा के जल पर। तो हमने पढ़ा था कि कठोर जल साबुन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो मैंने तुम्हें उसके रीजन भी बताए थे कि भाई इसमें कौन मतलब क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या नहीं आती। ठीक है, तो बताओ अब इसमें बताओ कि कठोर जल में क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं क्या? बताओ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं क्या? तुम बोलोगे हाँ सर होते हैं। ठीक है, तो बताओ नरम जल में, आसुत जल में, कठोर जल में या वर्षा जल में? तुम बोलोगे कि सर साबुन तो कठोर जल में काम नहीं करता, इसमें अच्छे से झाग नहीं बनाता। डिटर्जेंट किस प्रकार के होते हैं? केवल प्राकृतिक, केवल कृत्रिम, दोनों, कोई नहीं? तो ध्यान से सुन लेंगे, डिटर्जेंट जो होते हैं मेरे भाई दोनों प्रकार के होते हैं, कृत्रिम भी होते हैं और प्राकृतिक भी होते हैं। देखो ये कुछ चीजें रहती है छोटी छोटी सी, तुम्हारी मैं इन एमसीक्यू की वजह से मतलब इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सहायता से तुम्हें मतलब क्लियर करवाता हूं। तो डिटर्जेंट किस प्रकार के होते हैं? तो ध्यान से समझ लेंगे, प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं, इसलिए दोनों। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे 33 बाद में। साबुन किस परिक्षेत्र में प्रभावी नहीं होता? क्षारीय, अम्लीय, तटस्थ और बेसिक। मेरे भाई अम्लीय जो चीज होती है उसमें जो साबुन है उसमें प्रभावी नहीं होता। अम्लीय चीजों में जो साबुन है मेरे भाई वो क्या नहीं होता? प्रभावी नहीं होता। साबुन किसमें प्रभावी नहीं होता? तो ध्यान से समझ लेंगे मेरे भाई कि साबुन जो है वो अम्लीय परिक्षेत्र में प्रभावी नहीं होता। परिक्षेत्र का मतलब है कि क्राइटेरिया में किस को मतलब किस चीज में वो क्या नहीं करता मेरे भाई? प्रभावी नहीं होता। तो अम्लीय में प्रभावी नहीं होता। ठीक है, आगे देखेंगे। साबुन का रासायनिक नाम क्या है? बताओ, साबुन का रासायनिक नाम क्या है? साबुन का रासायनिक नाम क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या? क्या सोडियम एसीटेट है क्या? सोडियम स्टीरेट, सोडियम क्लोराइड और
सोडियम एसीटेट। तो ध्यान से सुन लेंगे कि साबुन का जो रासायनिक नाम है, देखो कोई भी चीज मैं नहीं छोड़ूंगा, ये वाली चीज मैंने तुम्हें नहीं लिखाई तो इसको जैसे ब्रैकेट बना के लिख लेंगे कि साबुन का जो रासायनिक नाम है मेरे भाई वो होता है सोडियम स्टीरेट। क्या होता है? सोडियम स्टीरेट होता है। क्या होता है मेरे भाई? सोडियम स्टीरेट होता है। आगे देखेंगे, कठोर जल में झाग बनने से क्या समस्या आती है? बताओ क्या बात आती है, बताओ कोई दिक्कत बताओ। देखो क्या क्या नहीं होते, कठोर जल में झाग बनने से क्या समस्या आती है? कपड़े साफ नहीं होते। हाँ सर कपड़े साफ नहीं होते। गर्मी अधिक उत्पन्न होती है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। कपड़े सड़ जाते हैं क्या? ये भी नहीं, कोई समस्या नहीं, गलत बात, समस्या तो होती है मेरे भाई। तो क्या होता है? कपड़े साफ नहीं होते मेरे भाई। कठोर जल में झाग बनने से कपड़े साफ नहीं होते। आगे देखेंगे मेरे भाई, C3H8 का नाम है तो ऐसे ही बताएंगे, 3 दूनी 6 और 2 8, मतलब 2 जुड़ा है, 2 जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? एल्केन। तो एन आएगा, एन आएगा। सी कितना है? 3, तो मेथ एथ और प्रोप, तो कितना हो जाएगा? इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत आई क्या? बताओ तुम्हें कोई दिक्कत आई क्या? कोई दिक्कत नहीं आई सर। ठीक है, कैसे किया देखो, मैंने सीधा देखा C3H8, तो 3 दूनी 6, दुगुना तो है ही, प्लस में 2 और जुड़ा है जब जाके 8 हुआ है, तो मतलब +2 किस में आता है? एल्केन में। ऊपर करते हैं ना, +2 कहाँ आता है? +2 ऊपर, -2 नीचे, और बीच में CnH2n आता है, तो +2 में क्या आ जाएगा अपने पास? एन आ जाएगा। एन का मतलब प्रोपेन आ जाएगा। हमने प्रोपेन पे क्लिक कर दिया और ये हो गया हमारा सही आंसर। देखेंगे मेरे भाई 37वां, C3H6, 3 दूनी 6, सीधा का सीधा हो गया, CnH2n, तो ये क्या हो गया? ईन हो गया। तो देखो अब ये अल्केन भी आ सका है, कहीं तुम वहां पे कह दो कि यार एल्केन नहीं आया था सर, आपने तो एल्केन लिखाया था, अल्केन आ गया, तो एल्केन बोल दो चाहे अल्केन बोल दो, हिंदी में ऐसे आता है। ठीक है, तो ये क्या आता है मेरे भाई? C3H6 क्या है? एक एल्केन है क्या? नहीं सर एल्केन नहीं है, एल्केन नहीं है। क्या है? एल्कीन है, एल्काइन नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे मेरे भाई, CH3OH को क्या कहते हैं मेरे भाई? बताओ CH3OH को क्या कहते हैं? पहली बात तो ये समझ लेंगे कि कार्बन एक है। देखो कुछ से सूत्र नहीं आता, ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे, कार्बन कितना है? एक, तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ। तो इसमें एथ आ रहा है, ये नहीं होगा। एसिटिक अम्ल आ रहा है, नहीं होगा। प्रोपेन आ रहा है, नहीं होगा। मेथ इसमें आ रहा है, मीथेन। मीथेन और ओल, तो ओल के लिए तो OH जुड़ा है, मीथेन के लिए CH3 जुड़ा है। बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई दिक्कत नहीं है सर, इस तरीके से हम कर देंगे। CH4 का नाम ये तो मैंने तुम्हें बताया है, लिखवाया है, मोस्ट बनवाया है, मीथेन होता है। आगे देखेंगे 40वां क्वेश्चन, CH3 CH2 COOH का नाम, तो बेटा कार्बन गिन लो, CCC, तो क्या है मेरे भाई? C2H5OH। देखो पहले ध्यान से समझेंगे इसको, CH3 CH2 COOH, ये तो बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जुड़ता है ओइक अम्ल। क्या जुड़ता है? ओइक अम्ल। अब देखो ओइक अम्ल जुड़ेगा। दूसरी बात, कार्बन कितने हैं? 1 2, और इसको भी गिनते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, तो 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन के लिए आता है प्रोपेन, तो प्रोपेन में ओइक जुड़ेगा, प्रोपेन में ओइक अम्ल जुड़ेगा, तो बन जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। तो एथेनॉल नहीं, मेथेनॉल नहीं, एसिटिक अम्ल नहीं, बन जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। बताएंगे कोई दिक्कत इसमें किसी को? COOH था, कार्बोक्सिलिक अम्ल था मेरे भाई। यहाँ पे कार्बन के लिए मैंने गिना 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। 3 कार्बन जब होते हैं तो मेथ एथ प्रोप बोलते हैं। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा मेरे भाई। बताओ कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आते हैं वहां पे। ठीक है, देखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देते हैं, तो कौन से होते हैं हाइड्रोकार्बन? तो जो संतृप्त होते हैं, बताओ कौन से होते हैं भाई? देखो सारे हाइड्रोकार्बन, चाहे कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो, अगर उसका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण कर दिया जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं। तो एल्केन, एल्किन और एल्काइन और एल्कोहल, देखो एल्केन्स है, एल्काइंस है, एल्कोहल है और सभी है। तो मेरे भाई यहाँ पे आंसर होगा सभी। क्या होगा? सभी होगा मेरे भाई। क्या होगा? सभी होगा। आगे बढ़ेंगे, एल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो एल्कोहल में तुमसे बता रहा हूं, जब से OH होता है मेरे भाई, किसमें क्या होता है? OH होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH होता है। CHO किसमें होता है? एल्डिहाइड में होता है। CO किसमें होता है? कीटोन होता है। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे। एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह क्या होगा? CHO होगा, मैंने तुम्हें बता ही दिया। ये CO कीटोन में होगा, OH एल्कोहल में, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई CHO। ठीक है, एल्डिहाइड का क्या लगता है? L लगता है सर लास्ट में। कीटोन का सामान्य सूत्र तो RCOR। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो RCHO है, CHO का तो मतलब एल्डिहाइड है, तो ये नहीं होगा सर, है ना। आगे देखेंगे, क्या ये होगा? क्या यहाँ पे तो सर कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये नहीं होगा। यहाँ पे एल्कोहल है, ये नहीं होगा। इसलिए कौन सा आंसर होगा मेरे भाई? ये होगा हमारे पास C ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे,
कीटोन का हो गया। मीथेन के दहन में क्या उत्पाद बनते हैं? जब मीथेन जलती है मेरे भाई तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को? देखो मेरे भाई मैंने ये आंसर तुम्हारे लिए लिखे हैं, ठीक है, मैं जो करा रहा हूं आराम से मैं मेरे हिसाब से करवा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन आंसर को छुपा दो तो भी मुझे याद है, ऐसी कोई बात नहीं है ना, ठीक है। इस चीज को मत समझना कि भाई आंसर दे रखे सर हम इनको क्यों पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। समझा रहा हूँ, कुछ चीजें हैं जो तुम्हारी मतलब मैं रह गई थी किताब में या फिर मतलब उनमें, देखो किताब में भी नहीं था, वैसे भी नहीं था, लेकिन अगर पूछ लिया तो इस तरीके से मैंने तुम्हें बताया हुआ है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे आगे। पूर्ण दहन में कौन सी गैस निकलती है? पूर्ण दहन में मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? सर कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो हमको पता है जब ये पूर्ण दहन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ब्रोमीन वाष्प की उपस्थिति में एल्कीन की अभिक्रिया, बताओ कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ध्यान से समझ लेंगे, जब ब्रोमीन वाष्प की उपस्थिति में एल्कीन की अभिक्रिया होती है तो उसको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया या जोड़ अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। तो ध्यान से समझ लेंगे, ब्रोमीन वाष्प की उपस्थिति में एल्कीन की अभिक्रिया होती है, इसको बोलते हैं जोड़ अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, देख लो जोड़ अभिक्रिया, सॉरी ये तो आंसर था जोड़ अभिक्रिया। कौन सा यौगिक एल्कोहल नहीं है? बताओ कौन सा यौगिक एल्कोहल नहीं है? तो मेरे भाई देखो तीनों में OH 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 जुड़ रहा है, इसमें नहीं है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगी, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे। C4H10 के कितने आइसोमर होते हैं? इसोमर बोल दो चाहे आइसोमर बोल दो, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ISOMER, है ना। तो इसको ईसोमर, जैसे अब जैसे तुम गूगल से इसको लिखोगे तो ईसोमर बोलेगा, ठीक है, लेकिन अब इसको आइसोमर भी बोलते हैं, आइसोमर, ठीक है। तो इसको आइसोमर बोलते हैं। तो C4H10 के कितने आइसोमर होते हैं? आइसोमर का मतलब है मेरे भाई समावयवी कितने होते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, C4H10 के कितने समावयवी होते हैं मेरे भाई? 2 समावयवी होते हैं। गुरुजी ये कैसे याद करेंगे मेरे भाई? ये थोड़े बहुत तो याद करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे, साबुन और डिटर्जेंट के बीच मुख्य अंतर क्या है मेरे भाई? बताओ। जल में क्रिया का अंतर है, ना तो निर्माण की प्रक्रिया का अंतर है, ना गंध का अंतर है, देखो ना रंग का अंतर, ना गंध का अंतर, ना निर्माण की प्रक्रिया, जल में क्रिया का अंतर है कि कठोर जल में तो क्रिया कर लेते हैं कौन? डिटर्जेंट, अपमार्जक, लेकिन लेकिन मतलब साबुन में साबुन के साथ नहीं करते। कैटिनेशन क्या है बताओ? श्रृंखलन का गुण है गुरुजी, ये तो हमने बता दिया था। बताओ कहाँ है श्रृंखला का? कहाँ लिखा हुआ है श्रृंखला? गुरुजी के लिख रखा श्रृंखला। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, बनने की क्रिया नहीं, ऑक्सीकरण क्रिया नहीं, ठीक है। एसिटिक अम्ल का सामान्य सूत्र, ऐसी तैसी को क्या बोलते हैं? सिरका, सिरके में होती है ऐसी तैसी, सिरके का सिरका होता है इसमें। बताओ कोई दिक्कत इसमें? मेथेनॉल नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। आगे देखेंगे, कौन सा यौगिक ऑक्सीकरण में नीला लिटमस लाल कर देता है? तो बताओ जब भी कौन सा होगा? बताओ एसिटिक जो अम्ल होगा, अम्ल क्या करते हैं मेरे भाई? अम्ल का मैंने बताया था एनील, अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो एथेनॉल अम्ल नहीं है, मीथेन अम्ल नहीं है, प्रोपेन अम्ल नहीं है, तो अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा जो कि नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देगा मेरे भाई। एल्कीन की सामान्य संरचना सूत्र बताओ क्या होता है? CnH2n+2 होता है, या CnH2n होता है, या CnH2n-2 होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे मेरे भाई। एल्कीन की पूछ रहा है, एल्कीन का मतलब पहले के की और फिर काई, है ना। तो के की काई, के की काई, एल्केन, केन का के, कीन, कीन के की, और काइन का मतलब काइन, आइन, ठीक है। तो देखो एल्कीन बीच में आता है इसलिए CnH2n हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। बी ऑप्शन ही सही है भाई। इसमें तो +2 है, ये नहीं होगा ना, इसमें -2 है, ये नहीं होगा, ये +1 कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये हो जाएगा बी ऑप्शन है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, एल्काइन की सामान्य संरचना, तो एल्काइन है CnH2n-2 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, ये दे रखा है अपने पास सी ऑप्शन, ठीक है मेरे भाई। एक बार टाइम देख लेता हूँ, 38 मिनट हुए हैं, दिक्कत नहीं है, अपना काम आसान से हो जाएगा। ग्रेफाइट में प्रत्येक परमाणु जुड़ा होता है, बताओ ग्रेफाइट में कितने परमाणु से जुड़ा होता है? बताएंगे सभी, बताओ। मैंने ग्रेफाइट में बताया था, देखो हीरे में 4 परमाणु से जुड़ा होता है और ग्रेफाइट में 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो ग्रेफाइट में जो कार्बन का प्रत्येक परमाणु है वो मेरे भाई 3 अन्य से जुड़ा होता है, 2 अन्य से नहीं जुड़ा होता, 4 से हीरे में जुड़ा होता है मेरे भाई। इसमें जुड़ा होता है हीरे में, जुड़ा होता है मेरे भाई हीरे में, ठीक है ना। किसमें जुड़ा होता है? 4 में, हीरे में। किसी से नहीं, ये तो गलत बात है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कार्बन के किस अपर रूप में
परतदार संरचना होती है। परतदार संरचना मैंने तुम्हें ग्रेफाइट में बताया था कि ग्रेफाइट की संरचना में एक के ऊपर एक इस तरीके से परत होती है। जब हम इसको इस तरीके से करते हैं तो ये फिसल जाती हैं, जिससे हमें ग्रेफाइट चिकना महसूस होता है। ये वाली बात मैंने तुम्हें बताई थी। जो नोक थी उसको अब तुम ऐसे हाथ पे लगाओ या फिर नाखून पे लगाओ, फिर उसके तुम ऐसे लगाओ, तुम्हारा हाथ फिसलने लग जाएगा, क्योंकि उनकी परत है, क्योंकि उसमें क्या है, परत है। तो परतें एक दूसरे के ऊपर खिसक जाती हैं। जब परतें एक दूसरे के ऊपर खिसक जाती हैं तो हमें मुलायम लगता है मेरे भाई। तो कौन सा था इसमें, क्या आ जाएगा आंसर, ग्रेफाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्रेफाइट आ जाएगा। फुलरीन की संरचना फुटबॉल की तरह। पूर्ण दहन से प्राप्त उत्पाद बताओ क्या होगा। हमने देखा था कि सर कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो किस में बन रहा है, सर इसी में बन रहा है। ये आंसर हो जाएगा। अभी बताया था ना भाई, पूर्ण दहन से क्या क्या कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। डिटर्जेंट का लाभ बताओ क्या है भाई। ये सब क्या होते हैं, ये देखो क्या करते हैं मेरे भाई, हर जल में उपयोगी है। बस ये वाला फायदा है, सस्ते हैं भाई, महंगे पड़ते हैं तो कोई बात नहीं। ये तो क्या होते हैं, हर जल में उपयोगी है, कठोर जल में भी और मृदु जल में भी। ठीक है मेरे भाई, आगे देखेंगे। साबुन के अणु में सिर होता है। बताओ, जो साबुन का अणु होता है वो सिर जो होता है, उसमें सिर और पूंछ होता है इस तरीके से। बताओ, इस तरीके से होती है ना मिसेल की संरचना। इस मिसेल की संरचना में एक तो होता है सिर और एक होती है पूंछ। तो ये पूंछ तो कैसी होती है बताओ, बताओ कैसी होती है बताओ। जलरागी या जल विरागी। देखो जलरागी को क्या बोला है यहाँ पे, जलरागी को बोला है इसने यहाँ पे जल संयोगी। क्या बोला है, जल संयोगी बोला है। जलरागी को इसने क्या बोला है, जल संयोगी। और जल रहित को क्या बोला है मेरे भाई, जल रहित को इसने सॉरी जल विरागी को क्या बोला है, ये जल विरागी है। जल विरागी का मतलब जो जल से अलग रहता है, जल से नफरत करता है, तो वो क्या होगा, जल से रहित रहेगा। जल संयोगी का मतलब जो जल से जुड़ा रहेगा। तो ये वाला हिस्सा तो सर जल की तरफ भागता है, इसलिए कैसा हो जाएगा, जल संयोगी हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गुरुजी बी ऑप्शन। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो किसी ने जब पूरा चैप्टर पढ़ा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बाकी नहीं पढ़ा तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं चीजें समझा रहा हूं। आप यहां से अवैध क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर की मैंने 25 क्लासें ली है मेरे भाई, एक एक चीज को मैंने इस तरीके से पढ़ाया ना, मतलब तुम यकीन मानो, एक बार देखना। ठीक है, चलो। कौन सा यौगिक एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब असंतृप्त का मतलब क्या है मेरे भाई, या तो एल्कीन होगा या एल्काइन होगा, या तो एल्कीन होगा या एल्काइन होगा। तो देखो मेरे भाई, तो ये क्या पूछ रहा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो मतलब या तो ईन होगा या आइन होगा। तो ये तो एन है, तो ये तो होगा नहीं। ये ईन है, ये हो सकता है। ये एन है, ये नहीं होगा। ये एन है, ये नहीं होगा। तो एथीन हो जाएगा। पता चल गया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संतृप्त और असंतृप्त से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। एथीन और ब्रोमीन वाष्प की अभिक्रिया का रंग परिवर्तन है। बताओ, जब एथीन और ब्रोमीन क्रिया करेंगे तो नारंगी से कैसा हो जाएगा इनका रंग, रंगहीन हो जाएगा। गुरुजी ये कैसे, मेरे भाई मैं कह रहा हूं तुम्हें याद करना होंगी, जिनमें मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, उनमें तुम्हें याद करना पड़ेगा मेरे भाई। ये नारंगी से रंग जाता है, कैसा हो जाता है, नारंगी से रंगहीन हो जाता है। आगे देखेंगे 64वां क्वेश्चन भाई। संयोजन अभिक्रिया में होता है, संयोजन अभिक्रिया में तो पदार्थ जुड़ते हैं, तो ये सामान्य सीधी बात है, गति नहीं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसमें होती है बताओ, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसमें होती है, बताएंगे सभी। बताओ किसमें होती है प्रतिस्थापन, जो अभिक्रिया होती है मेरे भाई वो होती है एल्केन्स में। किसमें होती है, एल्केन्स में। एल्काइंस में नहीं होती, एल्केन्स और एल्काइंस में नहीं होती, ओनली एल्केन्स में होती है। इसमें होती है मेरे भाई, केवल एल्केन्स में होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। CH4 में प्रतिस्थापन करने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। CH4 में प्रतिस्थापन करने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है बताएंगे। तो हम देखेंगे कि भाई हाइड्रोजन नहीं काम में ली जा सकती, क्लोरीन काम में ली जा सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड काम में नहीं ली जा सकती, ऑक्सीजन काम में नहीं ली जा सकती। जब मेथेन में प्रतिस्थापन किया जाएगा तो हमें मेथेन में क्या काम में लेना पड़ेगा मेरे भाई, क्लोरीन काम में लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा काम में, क्लोरीन काम में लेना पड़ेगा। एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। बताओ, एथेनॉल का मतलब अल्कोहल था, तो किसमें प्रयोग किया जाता है, शराब में किया जाता है, पेट्रोल में ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, सैनिटाइजर में भी काम में लिया जाता है, उपरोक्त सभी में। तो मेरे भाई इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी में, ये सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, 68वां क्वेश्चन देखेंगे। एल्कोहल और एसिटिक अम्ल की प्रतिक्रिया से बनता है। बताओ, एल्कोहल और एसिटिक अम्ल जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल और एसिटिक अम्ल भी क्रिया करेंगे तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब एल्कोहल और एसिटिक अम्ल क्रिया करेंगे तो हमें बनेगा एस्टर। क्या बनेगा, एस्टर बनेगा मेरे भाई, क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। आगे देखेंगे, कौन सा अम्ल कार्बनिक अम्ल नहीं है, कौन सा अम्ल है जो कार्बनिक अम्ल नहीं है, तो बताएंगे। देखो मीथेन, देखो मीथेन में क्या आता है भाई, सी आता है, सी का मतलब कार्बन आता है। प्रोपेन में भी कार्बन आएंगे, 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेनाइक बनेगा। एसिटिक में भी सी आता है, मतलब कार्बन आता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता है HCl, तो इसमें मेरे भाई इसमें नहीं आता, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, ये अम्ल है जो कार्बनिक अम्ल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
साबुनीकरण किसमें प्रक्रिया, साबुनीकरण की जो क्रिया होती है किसमें प्रयुक्त होती है, बताओ किसमें प्रक्रिया होती है, साबुनीकरण की प्रक्रिया साबुन निर्माण में प्रयुक्त होती है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। साबुन की लंबी श्रृंखला होती है, जल से स्नेही, जल से द्वेषी, धातु से बनी, कोई नहीं। तो बताओ कैसी होती है, जो लंबी श्रृंखला पूछ रहा है। देखो अब यहाँ पे परेशान होने का काम है तुम्हें, इस तरीके का वो होता था तुम्हारा, देखो मेरे भाई इस तरीके से होती थी तुम्हारी पूंछ, ठीक है, इसको और मिटा के इस तरीके, देखो इस तरीके, अरे तरीके से, ठीक है। तो ये हो गई है इसकी श्रृंखला, ध्यान से सुनिए, साबुन की लंबी श्रृंखला होती है। ये क्या होती है बताओ, जल से रागी या जल से विरागी, तो ये जल से विरागी होती है गुरुजी, ये होती है जल विरागी। मैंने बताया था ना मेरे भाई, ये होती है जल विरागी। विरागी का मतलब होता है द्वेषी, द्वेषी, द्वेषी का मतलब जो बैर करता है, बैर का मतलब गुरुजी दुश्मनी होती है, तो उसको बोलते हैं द्वेषी, ठीक है ना भाई। या फिर बोलते हैं रहित, या क्या बोलते हैं, रहित बोलते हैं, तीनों चीजें इसी की, ठीक है। जल विरागी, जल द्वेषी, जल रहित, तो कौन सा होगा बताओ, ये लंबी श्रृंखला, ये तो जल रागी था और ये कैसा होता है जल विरागी, तो जल से स्नेही नहीं, जल द्वेषी होती है। कैसी हो जाएगी मेरे भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एल्केन्स में कितने बंद होते हैं बताओ, एल्केन्स, एन, एन लगा ना, एल्केन, एल्केन, एन बंद, एन, एन का मतलब एक बंद, इन का मतलब दो बंद, आइन का मतलब तीन बंद, तो एल्केन तो कितने बंद हो जाएंगे मेरे भाई, एक अला बंद हो जाएगा, एक आ बंद हो जाएगा। तो बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई, इसमें केवल एक आ जाएगा, केवल एक अला जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को तो वो बताएंगे मुझे मेरे भाई, बताएंगे सभी, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, आगे बढ़ो। एल्काइंस में कौन सा बंद होता है, इसमें त्रियाबंद होता है मेरे भाई, तीरेयाबंद को तिहरा आबंद भी बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। प्रोपेन, एन आया है, प्रोपेन, कार्बन तो तीन, कार्बन तो तीन, और एन, एन का मतलब प्लस का दो, तीन दूनी छह और दो आठ, तो C3H8 कहां पे है बताओ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, C3H8 ये ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा। कैसे पता लगाया गुरुजी, एन था, एन में CnH2n प्लस का 2 था, इसलिए तीन दूनी छह और दो आठ, तो C3H8 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल्कोहल के अंत में क्रियात्मक समूह, एल्कोहल में जुड़ता है OH, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन ने पढ़ी लिया अभी, तो 75वें में OH जुड़ जाए, क्या मेरे भाई। साबुन किस प्रकार का नमक होता है बताओ, साबुन किस प्रकार का नमक होता है, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन अटपटे है ना, तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई ये होता है साबुन किस प्रकार का अम्ल, कार्बनिक अम्ल का सोडियम लवण, हाँ ये चीज लिखवाई है मैंने, ध्यान से सुन लेंगे, मैंने लिखवाया था कि जो साबुन होते हैं कार्बनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, कार्बनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, और लवण को नमक भी बोलते हैं, इसलिए पूछ रहा है कि साबुन किस प्रकार का नमक है, तो हम बताएंगे कि ये कार्बनिक अम्ल का सोडियम लवण है मेरे भाई, ठीक है। तो कार्बनिक अम्ल का सोडियम लवण है, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, ये तीनों नहीं होंगे, ठीक है मेरे भाई। आगे बात समझ में, चलो। साबुन पानी में कैसे कार्य करता है बताओ, केवल वसा को घोलता है, वसा को छोटे कणों में तोड़ता है, पानी को गंदा करता है, केवल रंग निकालता है, तो बताओ ये क्या करता है मेरे भाई, ये वसा को छोटे कणों में तोड़ता है। पहले जो साबुन होता है वो पानी में क्या करता है, पहले वसा को छोटे कणों में तोड़ता है, छोटे छोटे कणों में तोड़ तोड़कर ये मिसेल का निर्माण करता है, जिसके कारण ये क्या कर लेता है भाई, अपने जो तैलीय जो अणु होते हैं, जो मैल के जो अणु होते हैं, उनको क्या कर लेता है, ये बाहर खींच लेता है और पानी में मिला देता है, कपड़ा साफ हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है, फिर हम उसको फेंक देते हैं। आ गई बात समझ में, चलो देखो आगे देखेंगे मेरे भाई, देखो प्रश्न करना जरूरी है मेरे, पहले इसको कर लेते हैं, बच्चे का टाइम में बात कर लेंगे। एल्कोहल जल में क्यों घुलता है, एल्कोहल जल में क्यों घुलता है बताओ, वाष्पशीलता के कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण, ऊष्मा के कारण, गैस के कारण, तो मेरे भाई हाइड्रोजन बंध के कारण घुलता है, ध्यान से सुन लेंगे। एल्कोहल क्यों घुलता है, एल्कोहल क्यों घुलता है, हाइड्रोजन बंध के कारण, वाष्पशीलता के कारण नहीं घुलता, ऊष्मा के कारण नहीं घुलता, गैस के कारण भी नहीं घुलता, तो क्यों घुलता है, हाइड्रोजन के कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण घुलता है। कार्बन के सभी यौगिकों में कौन सा बंध मुख्य रूप से होता है, तो बताएंगे कार्बन के जो सभी यौगिक होते हैं उनमें कौन सा बंध मुख्य रूप से होता है, आयनिक होता है, सहसंयोजी, धात्विक या उपरोक्त सभी। तो मैंने तुम्हें बताया था मेरे भाई, जो कार्बन के अणु हैं उनमें सहसंयोजी आबंध पाया जाता है, इस बात को तुम गांठ बांध के और रख लोगे अपने पास, ठीक है मेरे भाई। कौन सा आबंध पाया जाता है, सहसंयोजी आबंध। C2H2 किस प्रकार का यौगिक है बताओ, C2H2 मेरे भैया अभी C2H2 आया था शुरू शुरू में, तो क्या किया था अपन ने, CnH2n माइनस का 2, जैसे कि 2 दूनी 4 माइनस का 2, देखो मेरे भाई CnH2n, इसको कैसे देखेंगे, ये सर C2H2 है, कैसे देखेंगे मेरे भाई, इसमें सूत्र देखेंगे हमारे पास लगेगा, इसमें CnH2n माइनस 2, मतलब कि C2H4 माइनस का 2
तो अब 4 में से 2 घटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो C2H2 बन जाएगा हमारे पास। और ये C2H2 किसकी वजह से बना है, इसकी वजह से बना है। और माइनस का 2 लगता है सर आयन में, किसमें लगता है आयन में, तो बताओ किसमें, एल्केन में, एल्कीन में, एल्काइन में, एल्कोहल में, तो तुम बोलोगे सर एल्काइन में। किसमें लगेगा, एल्काइन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। साबुन के अणु में ध्रुवीय सिरा होता है। अब देखो साबुन से ही प्रश्न पूछ रहा है, कभी क्या प्रश्न मतलब सेंटेंस को चेंज कर करके प्रश्न पूछा है कि भाई कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो देखो मेरे भाई इस तरीके से ये साबुन का ये तुम्हारा सिरा है और ये तुम्हारी मतलब इस तरीके से क्या होती है, पूंछ होती है। ठीक है, ये तुम्हारी इस तरीके से ये पूंछ होती है इस तरीके से पूंछ। अगर ये पूंछ होती है तो देखो मेरे भाई साबुन के अणु में ध्रुवीय सिरा, इसको बोलते हैं ध्रुवीय सिरा। तो ये कैसा होता है, ये तो सर जल रागी मतलब जल रागी होता है, जल से राग रखता है, जल से प्यार करता है, जल से स्नेह करता है। तो ये जल से स्नेही आ जाएगा, वसा से स्नेही नहीं होगा। वसा से स्नेही कौन सा वाला होगा, वसा से स्नेही ये वाला सिरा होगा। धातु से होगा कोई नहीं, गलत जवाब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल से स्नेही। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिकों का प्रमुख घटक है। बताओ कार्बनिक यौगिकों में प्रमुख घटक कौन सा होगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो सभी बताएंगे कि गुरुजी कार्बनिक यौगिक है, तो सीधा सीधा लिख रखा है कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिकों में जो घटक होगा वो कार्बन ही होगा मेरे भाई। क्या होगा, कार्बन होगा। ब्यूटेन के कितने कार्बन होते हैं, ब्यूटेन में बताओ, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ब्यूट में 4 कार्बन होते हैं, सीधी सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं गुरुजी इतने इजी, हाँ मेरे भाई इजी आते हैं, लेकिन इनको गलत करने का रिकॉर्ड है ना सबने ले रखा है, नालायक को देखो। एसिटिक अम्ल की गंध कैसी होती है बताओ, एसिटिक अम्ल की गंध कैसी होती है, सिरके जैसी होती है गुरुजी। ऐसी तैसी, ऐसी तैसी का मतलब है सिरके की गंध कैसी जैसी, सिरके की ऐसी तैसी तो सिरके जैसी, ऐसी की है ना। देखो कैसे तो कहानी बन गई है, मैं तो गायक बन गया, मैं तो शायर बन गया, मैं शायर हूँ तुम मेरे नालायक। इधर देखो, आ जाओ गुरुजी, क्या है, कुछ भी नहीं है, नालायक ऐसे देखो। चलो, कौन सा यौगिक एस्टर नहीं है, कौन सा यौगिक है जो एस्टर नहीं है बताओ, मिथाइल एथेनोएट, प्रोपाइल ब्यूटेनोएट। ठीक है, ये तुम्हारे थोड़े से लेवल से ज्यादा आ गया, एथेनॉल और एथिल एसीटेट। ठीक है, तो देखो मेरे भाई इसने क्या कहा है, ध्यान से समझिए, एस्टर नहीं है। एस्टर का मतलब क्या है मेरे भाई, इनमें एसीटेट जुड़ेगा। एस्टर का मतलब ऐसे ध्यान रख लो कि लास्ट में थोड़ा सा कुछ ना कुछ जुड़ेगा, जैसे एसीटेट, एट फेट कुछ आएगा, तो इसमें एट आ रहा है, इसमें एट आ रहा है। ठीक है, इसमें भी टेट एट आ रहा है। ठीक है, एसिड प्लस में एट तो एसीटेट ना, तो लास्ट में एट आ रहा है मतलब एस्टर जुड़ रहा है। यहाँ पे एथेनॉल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, एथेनॉल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, CH3COOH में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं बताओ, कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं बताओ, इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु है गुरुजी, इसमें लिख रखा है 3 और 1 4, तो कोई दिक्कत नहीं है 4, कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। डिटर्जेंट किससे निर्मित होते हैं बताओ, बताओ अपमार्जक किससे बने होते हैं, प्राकृतिक तेलों से, पेट्रोलियम उत्पादों से, फल से, नमक से। बताओ किससे बने होते हैं, तो लिखेंगे पेट्रोलियम उत्पादों से। ध्यान से समझ लेंगे इन चीजों को, ये चीजें ऐसी हैं जो तुमने नहीं पढ़ी है ना मैंने पढ़ाई है। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी लाया हूं जो मतलब थोड़े से डीप के भी हो सकते हैं। डीप का मतलब, अरे दीप नहीं है मेरे भाई, नाम मतले इसका, नहीं तेरे गाल पे पड़ेंगे झापट। इधर देख तू, हाँ मतले, मतले बिल्कुल नहीं लेना, गहरा बोल दे कोई दिक्कत नहीं है, दीप नहीं लेना नाम। चलो ठीक है, डिटर्जेंट किससे निर्मित होते हैं, तो ध्यान से समझेंगे, पेट्रोलियम उत्पादों से। किससे बने होते हैं मेरे भाई, पेट्रोलियम उत्पादों से। ठीक है, दीप से बहुत ज्यादा लगाव भी है, और दीप से मतलब सब कुछ है ना, नफरत भी है, नफरत तो नहीं है, खैर चलो कोई बात नहीं, नफरत नहीं है मेरे भाई दीप से। भड़क क्यों रहे हो सर, अरे भड़क नहीं रहा नालायको, मैं तो कह रहा हूँ दीप नाम मत लिया करो, मेरी भी फीलिंग्स है उनको भी समझ लिया करो। चलो इधर देखो, डिटर्जेंट किससे निर्मित होते हैं, पेट्रोलियम उत्पादों से। किससे होते हैं, पेट्रोलियम उत्पादों से होते हैं मेरे भाई, किससे होते हैं, पेट्रोलियम उत्पादों से। ठीक है मेरे भाई, पेट्रोलियम उत्पादों से होते हैं। और बताएंगे, किसी और बताएंगे, चलो। अरे हाँ छोड़ दे अब भाई, इस दीप को छोड़ दे, दीप को छोड़ दे। कौन है दीप, दीप तुम्हारी मैडम है नालायको, कौन है दीप, इधर देख ले चुपचाप, गाल पड़ेंगे झापट। दीप, दीप क्या है दीप, इधर देखो चुपचाप, गधे कहीं के। देखो इधर, डिटर्जेंट किससे निर्मित होते हैं, प्राकृतिक तेलों से बने होते हैं क्या, पेट्रोलियम पदार्थों से, तो पेट्रोलियम उत्पादों से बने होते हैं, ध्यान रख लेना। डिटर्जेंट किससे बने होते हैं, पेट्रोलियम उत्पादों से। अरे था कोई, छोड़ो को, तुम्हें कोई मतलब नहीं है नालायक को, मेरे सामने मत लिया करो बस। हाँ, बहुत गहरा आदमी था, डीप डी, डीप थोड़ा डीप था मेरे लिए, डीप था। चलो कोई बात नहीं, छोड़ गई गुरुजी, हाँ छोड़ जाने दे, छोड़ गई तो क्या कर रहे हैं, चलो कोई नहीं।
अब नालायक तुम्हें पढ़ लो, 13 प्रश्न और रह रहे, नहीं तुम्हारे झपट। साबुन की तुलना में डिटर्जेंट अधिक प्रभावी होते हैं क्योंकि ये हर प्रकार की जलगारी करते हैं। ये बात हो गई, लो सही। अभी क्या देखना था, आगे देखें। साबुन की क्रिया से बनने वाला मिसाइल, मिसाइल नहीं है भाई, ये मिसेल है, सेल है, ये मिसेल, सेल है भैया। अरे ये ऑटो करेक्ट आते हैं ना, जब टाइप करते हैं तो ऑटो करेक्शन आता है। ऑटो करेक्शन का मतलब खुद से सही करना चाहता है ये गूगल। तो कोई नहीं। साबुन की क्रिया से बनने वाला मिसेल क्या होता है, बताओ मिसेल क्या होता है मेरे भाई। ये होता है वसा बिंदु संरचना। क्या होती है, वसा बिंदु संरचना। देखो अब ये चीज नहीं बताई थी ना, मिसेल क्या होती है। तुम्हें पता है मिसेल का निर्माण होता है, लेकिन मिसेल होती क्या, वसा बिंदु। आगे देखेंगे, कौन सा यौगिक एस्ट्रीकरण में भाग नहीं लेता। कौन सा यौगिक है जो एस्ट्रीकरण में भाग नहीं लेता, बताएंगे। तो तुम बोलोगे सर सोडियम भाग नहीं लेता। अम्ल और अल्कोहल भी काम में लेते हैं, अम्ल और एस्टर भी काम में लेते हैं, लेकिन सोडियम को काम में नहीं लेते। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, 90वां क्वेश्चन। किस यौगिक में त्रिज्या सबसे छोटी होती है, बताएंगे। किस यौगिक में त्रिज्या सबसे छोटी होती है, किस यौगिक में सबसे त्रिज्या सबसे छोटी होती है। देखो ये है दिमाग का क्वेश्चन, कैसे छोटी होती है ये बताऊंगा तुम्हें। बताओ, देखो मेरे भाई, मैंने क्या बताया था कि जब चीजें पास पास होंगी तो मजबूत होंगी। तो मजबूत कौन सा होता है, हीरा। तो अब जब मजबूत होंगी, पास पास होंगी, तो छोटी होंगी। क्यों होंगी छोटी, क्योंकि सर पास पास है। जब पास पास है तो त्रिज्या छोटी हो गई। त्रिज्या छोटी हो गई मतलब मेरे भाई चीज क्या होगी, कठोर। और सबसे कठोर को यहाँ पे हीरा। तो हीरे की जो त्रिज्या है मेरे भाई, इस यौगिक में जो कार्बन के परमाणु हैं, इनकी त्रिज्या भी क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो हीरा आ जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है मेरे भाई, हीरे में क्या होगी, दूरी भी कम होगी और त्रिज्या भी छोटी होगी। चलो, एल्कोहल का सामान्य नाम क्या होता है। एल्कोहल को ओएल मतलब क्या बोलते हैं, ओएच। ओएच तो है नहीं तो ओएल बोलते हैं। एल्कोहल लास्ट में क्या जुड़ता है, ओल जुड़ता है ना, तो ओल का मतलब ओएल। ठीक है मेरे भाई, आगे देखेंगे। अम्ल का सामान्य प्रत्यय क्या होता है, अम्ल। अम्ल का मतलब क्या होता है, ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा, ओइक अम्ल हो जाएगा मेरे भाई। ये आ गया तुम्हारे पास सी ऑप्शन। एल तो एल हो जाता है किसका, एल्डिहाइड का एल जुड़ता है, एल्कोहल का ओल जुड़ता है, कीटोन का ओन जुड़ता है मेरे भाई। आगे देखेंगे, एल्डिहाइड में क्या होता है बताओ। एल्डिहाइड में एल जुड़ता है, सर ये अभी बताया मैंने तुम्हें, है। आगे देखेंगे, एथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं, मेथ एथ। एथ का मतलब 2 होते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को, एथेनॉल में कोई। आगे देखेंगे, एल्केन्स में किस प्रकार का बंध होता है। एल्केन्स में किस प्रकार का बंध होता है मेरे भाई, तो एल्केन में, एल्केन एन एन में होता है एकल बंध मेरे भाई। क्या आता है, एकल बंध आता है। आगे बढ़ेंगे, कौन सा कार्बनिक यौगिक मीठी गंध देता है, एस्टर देता है गुरुजी। कौन सी देता है, एस्टर देता है। साबुन के सिरे में कौन सा आयन होता है बताओ। साबुन के सिरे में सर सोडियम आयन होता है। ये बात मैंने लिखवाई हुई है, ध्यान होगा तो ठीक है, नहीं है तो लिख लेंगे और याद कर लेंगे, समझ लेंगे चीजों को आराम से। ठीक है मेरे भाई, आगे देख। कठोर जल में साबुन का अभिक्रियात्मक अवक्षेप है। कठोर जल में साबुन का अभिक्रियात्मक अवक्षेप है, बताओ। बताओ क्या है, कठोर जल में साबुन का अभिक्रियात्मक अवक्षेप है। क्या बचता है मेरे भाई, स्कम बचता है। स्कम का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, जब हम अपन क्या करते हैं, जैसे तुमने देखा होगा, जैसे तेल के हाथों, जैसे तेल में तुमने हाथ डुबो रखे हो कभी और उसको तुम साबुन से धोगे तो इस तरीके का ऐसा बन जाता है, मतलब ना तो वो पानी से धुलता है ना कुछ ऐसा। उसको बोलते हैं स्कम। क्या बोलते हैं मेरे भाई, स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। फुलरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं बताओ। फुलरीन में होते हैं मेरे भाई C60 सबसे ज्यादा शुद्ध फुलरीन था, मैंने बताया था, तो इसमें हो जाएगा 60। और ये आ जाता है तुम्हारा 100वां क्वेश्चन मेरे भाई। कार्बन परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बताओ। 2 होती है, 4 होती है। तो मेरे भाई भार वाला कौन सा था, देखो इस तरीके से होते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। ये होता है के कोष, ये एल कोष, ये एम कोष और ये एन कोष। अब कार्बन में कितने हैं, 6। तो इसमें तो आ गए 2 और ये होते हैं 4। तो इसमें तो 2 ही कक्षक बनेंगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला। तो इसमें तो 2 और ये 4। तो भार, भार का मतलब बाहर की तरफ कौन सा है, देखो इधर से आके देखो, जैसे बाहर से आए अपन तो पहले कौन सा पड़ा, ये बाहर वाला ही तो है, ये वाला। तो कितने हैं इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या आ जाएगा, 4। बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को, बताएंगे कोई दिक्कत किसमें किसी को। मेरे भाई 100 क्वेश्चन मैंने मेरी बातों के अनुसार, जैसे देखो मैंने नामकरण थोड़ा बहुत भी कुछ सिखाया है, कुछ और नामकरण होंगे जो मैं अभी सिर के क्वेश्चन और लाने हैं तुम्हारे वो, या फिर रिवीजन जब हम कर रहे होंगे तो मैं उन चीज़ों की प्रैक्टिस तुम्हें जबरदस्त तरीके से करवा रहूंगा। उन चीज़ों की आप टेंशन ना लें, है ना। मैं साथ हूँ, तुम साथ हो मेरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, आगे से इस डीप की बात नहीं करेंगे गुरुजी, हाँ मत करना मेरे भाई, है ना। कोई बात नहीं है, बात करने से कोई नफरत नहीं है मेरे भाई, है ना। हाँ, अरे तुम खूब बात करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सख्त गुरुजी, हाँ सख्त गुरुजी मेरे भाई, है ना। चलो कोई नहीं मेरे भाई, आज के लिए देखो तुम्हारी क्लास कितना टाइम हो चुका है वो देख लेता हूँ एक बार। 58 59 मिनट हो चुके हैं, 1 मिनट और बकवास कर लेते हैं अपन। देखो
अपना चैप्टर चल रहा था 5वां ना, ये वाली चीजें हो गई है। अभी मैं इसमें क्या करूंगा, जितने पिछले सालों के 4-5 सालों के जो क्वेश्चन हैं वो लेके आऊंगा, और उस क्लास में हम क्या कर लेंगे, एक नामकरण की क्लास कर लेंगे। अरे रामकरण की क्लास नहीं है, रामकरण तो नालायक चोर है। हाँ रामकरण चोर है, रामकरण है। अरे है, बहुत सारे रामकरण है भाई, कोई जरूरी नहीं है इसमें। हाँ हमारे मोहल्ले में ही रहता है। एक वो मीणाओं के है, एक माड़ियों के हैं। हाँ मोना के पापा, मोना मोना ही मित्र वाले के पापा के नाम भी राम का। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे भाई, ठीक है। अरे सब अच्छे हैं भाई, कोई बुरा नहीं है, सारे सब बढ़िया बढ़िया आदमी है, एकदम नंबर 1 आदमी है। भगवान ने सबको अच्छा बनाया है, कोई भी चीज खराब नहीं बनाई है। कोई बुरा करता है, कोई अच्छा करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, वो कुछ भी नहीं कर रहे भाई, करने वाले वो है नहीं, उनसे कुछ हो सकता है क्या, कुछ नहीं हो सकता। भगवान करता है जो कुछ करता है। गुरु जी आप भगवान को मानते हो साइंस में होके? हाँ मेरे भाई मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ता है? माना है भाई भगवान को, साइंटिस्टों ने माना है, ऐसी बात नहीं है। देखो भाई मैं तो एकदम सिंपल आदमी हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, किताबों को ज्ञान तो है ही है, मैं उनको चीज़ों को व्यवहार में लाना सिखाता हूँ। और मेरे भाई मैं तो ये कहता हूँ कि सारी चीज़ें मान के चलो, कुछ भी छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सारे लोग अच्छे हैं। हाँ भाई जो रामकरण के लिए बोला उसके लिए सॉरी, है ना। हाँ कोई बुरा मान जाए कहीं और कुछ कह दे इस पे, है ना। हाँ कोई बात नहीं। हाँ हाँ दीप दीप हो चाहे डीप हो, उसके लिए भी सॉरी भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो एकदम मस्त है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है नालायक को। नाम लेते ही उदासी आ जाती है आपके चेहरे पर। हाँ आ जाती है मेरे भाई, कोई बात नहीं है ना। चलो चलो आज के लिए इतना ही काफी है मेरे भाई। और ये लो मुस्कान दे रहा हूँ तुम्हें लास्ट में, अरे मुस्कान का मतलब मुस्कुराहट दे रहा हूँ, मुस्कान तो है नहीं मेरे पास। चलो ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफी है मेरे भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। कल हम फिर से आ रहे होंगे, और कल हमारी क्लास चल रही होगी कौन सी वाली, श्वसन तंत्र चल रहा था ना अपना। कल मैं तुम्हें एनिमेशन दिखाऊंगा, एनिमेशन का मतलब श्वसन किस तरीके से होता है, किस तरीके से जाता है, पाचन वाले सारे डायग्राम वगैरह सब कुछ सेट करके लाऊंगा। कल के लिए तैयार रहना मेरे भाई, कल की क्लास में शानदार धमाका होने वाला है। हाँ कल रिवीजन भी करा देंगे, देख लेंगे एक बार, कल रिवीजन का बैठ जाएगा तो कल रिवीजन भी करा देंगे, कोई वाली बात दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई। और बता देंगे एक बार सभी कैसे हैं अच्छे से। और हाँ गुरु जी मस्त चल रहे हैं। चलो 1 मिनट, 1 बजे 1 घंटा 1 मिनट हो चुके हैं 56 सेकंड, और इसी के साथ हमारी क्लास की समाप्ति। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, है ना। चलो।